स्टूडेंट्स, एज वी हैव दिस इंटेंसिटी फिक्स्ड, सपोज करिए 200 वाट के हम बल्ब लगाते हैं और कलर चेंज करते जाते हैं, ठीक है, ब्लू, येलो, रेड, सो मेनी। तो आपको एक चीज पता है कि ब्लू का जो है फ्रीक्वेंसी दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड और येलो। क्लियर? सो फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले भी बताया है, फ्रीक्वेंसी हैज अ रिलेशनशिप विद द एनर्जी, नॉट, है ना, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपका जो है लाइट की दैट मैटर्स इन प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी मेटल टारगेट पे यदि ब्लू लाइट पड़े तो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, रेड लाइट 12 घंटे पड़ेगी तो भी नहीं रिजेक्ट हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि दैट रेड लाइट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस, बट blue light has that much energy which can impart energy to the metals electrons and which can eject that electrons. So that's what we have according to the experiment that we have observed is that for any frequency, let's say this nu 1, and nu 1 is the frequency, and as we know that when light enters on this surface, some amount of electric current always flows. ठीक है, तो हमने समझ करिए यहाँ से आपने वोल्टेज जब सप्लाई किया, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और फिर उसके बाद नेगेटिव, दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, एक बार पॉजिटिव लगाया था, एक बार नेगेटिव लगाया था, वही सेम फिनोमेना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे से हम किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ना कि इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। फॉर अन फ्रीक्वेंसी nu 1 we are getting a curve like this, है ना, I, and finally, and for the when we have this negative potential, we have this V off at this is stopping potential at this point, and for frequency nu 2, let frequency nu 2, we are getting same intensity, we are having same intensity fixed, and we are getting a different stopping potential. We are for third frequency you are getting different stopping potential. That means stopping potential is changing. Suppose this is -3 volt, है ना, but this is -3 electron volt. This is -4, है ना, this is -5 electron volt. So what are we getting? We are getting different stopping potentials volt, है ना, -3 volt, -4 volt, -5 volt. ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव दिया था आपने और यहाँ पे आपने नेगेटिव दिया था, उस केस में आपका क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर अट्रैक्ट होता है ना, लेकिन आपने जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आपने इसको नेगेटिव दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन को के ऊपर एक जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, that this negative potential will not allow this electron to come through and pass through it. ठीक है, तो उस केस में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, मैंने बताया था EV नॉट होता है ना, तो इस केस में जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती गई तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज होती गई, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, वो भी बढ़ता जाएगा ना नेगेटिव साइड में। तो वही हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, तो उस केस में क्या हुआ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था, यहाँ पे जो आप पोटेंशियल दे रहे हो यहाँ से जो अटैच किए हो आपने पोटेंशियल, वो क्या हो गया, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपको बढ़ाना पड़ा नेगेटिव साइड में। क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV नॉट। इतना समझ आया था कि नहीं आया था? This EV naught is in the opposite direction, providing which is a negative potential, which is not allowing this electron to increase its kinetic energy. Very important thing. ठीक है, so that's what we have understood. This stopping potential has to be increased to the negative side. Clear? Very important concept. तो जब वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो तो आपका आप देख रहे हो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में आपका फोटो करंट, दिस इज फोटो करंट, ध्यान रखिएगा, है ना, दिस इज वोल्टेज, दिस इज फोटो करंट। फोटो करंट क्या हो गया, इज स्टॉपिंग, फोटो करंट आपको नहीं मिलेगा डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल्स पे। क्लियर है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज। समझ में आ गया?
तो एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन की किसके साथ रिलेशन है उसका, फ्रीक्वेंसी के साथ, न कि इंटेंसिटी के साथ। ये फाइनली प्रूव्ड हो गया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस में आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए आपका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि उस इलेक्ट्रॉन को जितनी रिक्वायरमेंट है उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे दे। तो वही बात हो रही है कि दिस इज द phi naught be the h nu naught is the whatever the work function, that's that the minimum amount of energy, that minimum value of the frequency which should be given to the matter so that electron can come from the inner portion। सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी that will be termed as a work function, minimum amount of energy required, ठीक है। So if the energy imparted to the electron, suppose करिए इस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमने h nu इम्पार्ट किया, एनर्जी भी था h nu, और इसका वर्क फंक्शन है सपोज के लिए हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी h nu दिया था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में इतनी एनर्जी खर्च हो गई h nu नॉट। तो बाकी की एनर्जी कहाँ होगी, मान लो ये h nu ज्यादा था, इस h nu ये की जो वैल्यू है वो कम है, तो जो बाकी जो इसको घटाने पे h nu माइनस h nu नॉट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगी। तो वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उड़ाने में खर्च हो जाएगी, ठीक है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी देने में एक्स्ट्रा एनर्जी यूज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज h nu माइनस h nu नॉट। इतना समझ आया, आपने इतना दिया, इतनी वर्क फंक्शन मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में खर्च हो गई, बाकी की एनर्जी क्या होगी, that will provide the kinetic energy to the system, that means electron, clear। So it can be written as kinetic energy equals to h nu minus phi naught, and phi naught is h nu naught, that's what we have written। And this kinetic energy is providing is being provided to this electron because of extra energy। extra energy क्या है, h nu minus this work function energy, ठीक है। So this is what we have understood, इन दोनों को घटाने में जो जितनी एनर्जी बचेगी that will provide a kinetic energy, ठीक है। So this can be written as h nu minus nu naught। So hc it can be written as c by lambda, so hc into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। So that's what we have understood, is a very important concept, and I will write some theoretical part so that you can learn it, and you can read it so many times so that you will have a good grasp over the concept, क्योंकि एक बार में इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आ सकती। तो आप एक बार जो मैं इसके बाद लिखने जा रहा हूँ उस चीज को आप 2 से 3 बार पढ़िए, बहुत ही अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट्स अ नोबेल प्राइज विनिंग है ना concept, so that's why it is very important concept। Students, as you got the expression that is 1 by 2 mv square equals to h nu minus nu naught, and one more thing that you can put here, the kinetic energy equals to stopping potential, so that is also a part of the kinetic, that must be equals to the kinetic energy of the electron। So this is a final expression that you have got and can be used in solving any kind of numerical using if some of the quantities will be given to us and we can easily evaluate the concerned quantity। So in radiation matter interaction, radiation act as it made up of particles like photons। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ड्यूअल नेचर का मतलब हमने यहाँ पे इसलिए इस चैप्टर का नाम पढ़ाया या फिर समझा क्योंकि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, that is considered to be made up of the small particles that's called photons, which having the velocity equals to the velocity of light 3 into 10 power 8 meter per second। All right, so this is a radiation matter interaction। Radiation act is made up of the particles called photons। Photons are thought to be packets, मतलब कि जो photons जो हम particles मान रहे हैं, हर एक photon की एक definite energy होगी, and that energy is given by h nu, ठीक है। containing energy photons also have frequency and wavelength। कुछ उस photon को जो हम particle मान रहे हैं that is associated with a frequency and wavelength, है ना, and which the energy expression is given by h nu or hc by lambda, and momentum is given by p is equals to h by lambda।
सो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट जो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि एक पूरे क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, उसकी एक नींव है, ठीक है। तो वट एवर इज द इंटेंसिटी, ऑल द फोटॉन्स आर गिवन फ्रीक्वेंसी और कलर हैव द सेम एनर्जी इंडिविजुअली। यदि सेम कलर के लाइट है तो जो उससे फोटॉन्स होंगे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब कि उनकी एनर्जी लगभग क्या होगी, सेम ही होगी, लगभग नहीं सेम एनर्जी होगी, ठीक है। व्हाट एवर विद द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी सब लाइट की सेम है, जैसे रेड कलर है तो हर एक फोटॉन्स की एनर्जी सेम होगी, क्लियर। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मैंने पहले बता दिया है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, ना कि एनर्जी बढ़ा रहे हो, है ना। बट एनर्जी ऑफ द फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट, ये कंक्लूजन मिला, एंड करंट विल इंक्रीज क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलते हैं। पांचवा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन गिव इट अ डेफिनेट एनर्जी दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू बाय द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव शोड दैट फ्रीक्वेंसी आपका यदि फोटॉन्स की चेंज करते हो मतलब कलर चेंज करते हो तो उससे क्या होता है, एक डेफिनेट एनर्जी जो है कलर चेंज करने से वो क्या होती है, एक डेफिनेट एनर्जी यदि इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। Therefore, when it enters a different medium, color that means frequency do not change in different medium, its wavelength change, hence velocity change। समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिला के ऐसा समझो भैया, फ्रीक्वेंसी यदि आपकी चेंज हो रही है तो यदि उस इलेक्ट्रॉन की जितनी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यदि वो फ्रीक्वेंसी उतने एनर्जी दे रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट नहीं होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी से एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की उसमें चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, ठीक है, एंड हेंस इट्स एब्जॉर्प्शन डज नॉट चेंज मास। स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी, व्हाई वी आर मतलब कि क्यों हमको मजबूरी थी कि हमको पार्टिकल नेचर को उसको नाम देना पड़ा, क्यों, क्या प्रॉब्लम थी इस वेव थ्योरी में, उसको हम समझेंगे। तो एनर्जी बाय द लाइट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब कि आपका यहाँ पे जो आप देख लीजिए जो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो एनर्जी था किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा था, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू दिस एम्पलीट्यूड एंड दैट मींस इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी की प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ऐसा लेकिन हमको नहीं मिला, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। With the wave fronts, many electrons should come out together. यदि बहुत ज्यादा large number of wave fronts are coming, suppose करिए यहाँ पे एक मेटल शीट है ये और इसमें large number of photons are coming, ठीक है। So उस केस में बहुत ज्यादा यदि wave fronts आते हैं, wave fronts तो आपको पता है किस तरीके से आते हैं, wave fronts आ रहे हैं तो एकदम से एनर्जी स्टोर करने के बाद एकदम से पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से निकल रहा है, जैसा बुलेट होता ना, बुलेट स्ट्राइक किया है ना, इस तरीके से कोई चीज जैसे दीवार में कुल्हाड़ी मारता है, कोई कुल्हाड़ी मारता है एकदम से, है ना, जो वहां पे जो कंकड़ वगैरह रहते हैं, जो रेता वगैरह रहता है वो निकलता है एकदम से इस पार करके, ऐसा तो एकदम बुलेट टाइप जब रहता है, तो उसी प्रकार से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लाइट है दैट इज लाइक अ बुलेट and which is ejecting the electrons। लेकिन यदि वेव की तरह व्यवहार करता होता तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकलने चाहिए थे, क्योंकि यदि वो एक बार में लाइट एनर्जी स्टोर कर लेता है तो उसके बाद पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सो इट डज नॉट हैपन एंड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, है ना, minimum amount of energy to which is called the threshold frequency to take that electron to the upper surface, so after that getting some amount of energy it can eject from the metal surface and all that। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक चीज समझ में आनी चाहिए, यदि हम वेव फ्रंट्स मान रहे हैं और यदि लेकिन आप इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि यदि सपोज करिए कि एक मेटल शीट है, मैं उसको रेड लाइट दे रहा हूँ काफी हाई इंटेंसिटी, मान लीजिए 1000 वॉट की लाइट इंटेंसिटी है उसकी, 1000 वोल्ट काफी हाईली इंटेंस है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग टू दिस मेटल, ये मेटल की सपोज कर लो, तो इसमें आ रहे हैं और 12 घंटे के लिए हमने लगा दिया, उसके बाद भी हम देखते कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, है ना। यदि बहुत ज्यादा वेव फ्रंट्स तो आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, आपके एकदम से इलेक्ट्रॉन तो निकले नहीं,
ऐसा क्यों हुआ? Because that is not giving sufficient amount of energy. That means frequency that hasn't that much sufficient energy. समझ रहे? Frequency उसकी है नहीं उस लेवल की. So there should यहाँ पे wave theory explain नहीं कर पाई कि है ना, with the wave fronts many electrons should come out. ज़्यादा wave fronts आ रहे हैं तो एकदम से light energy मतलब कि एकदम से पूरा collection करने के बाद energy को एकदम से electron बाहर निकलना चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं हुआ. There should be a time lag between the radiation is action of the electrons due to the energy given by the wave fronts, but there it is no time lag. आप यहाँ पे देखते हैं जो अपना जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हमने देखा कि कोई टाइम लैग नहीं है. आपका फोटोन आया, इजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा फोटोन आया, इजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन. लेकिन यदि वेव के जैसे ट्रीट करे, जो अपना जो लाइट आ रहा है that is considered to be the wave, there should be a time lag, है ना. टाइम लैग कहने का मतलब है कि एक फ्रंट आया, दूसरा वेव फ्रंट आया, तीसरा वेव फ्रंट आया, एनर्जी स्टोर होती है, फिर उसके बाद एकदम से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था. लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं. एक बुलेट आया, दूसरा निकाल इलेक्ट्रॉन को निकाला, दूसरा बुलेट आया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. इट्स शोइंग अ प्रॉपर्टीज लाइक अ पार्टिकल. फोटोन इज शोइंग प्रॉपर्टी लाइक पार्टिकल. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई this there should be and in that case there is no time lag. तुरंत आया फोटोन, निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, दूसरा फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को, तो टाइम लैग नहीं है. समझ रहे हैं आप उस केस में? लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम लैग होना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा टाइम का मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस हो. लेकिन वो वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और रीड कर लो. देयर शुड बी अ टाइम लैग बिटवीन द रेडिएशन इज एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी गिवन बाय द वेव फ्रंट्स, but here it is no, there is no time lag. समझ में आ रहा है? Because light is here, the photons जो है that are acting like a particle, not a wave. That's why. So this wave theory was failed to explain the phenomena like the photoelectric effect. Clear? So what now the most important thing that we are going to discuss is Ricks-Broglie hypothesis and matter waves. तो एक जैसे हमने लाइट को अभी एक पार्टिकल के जैसे ट्रीट किया और वी वर सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग दैट, तो व्हाई कांट वी हैव अ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर? क्योंकि नेचर तो सिमेट्री फॉलो करती है हर जगह. यदि लाइट एक वेव की जैसे व्यवहार कर रहा है, एक रेडिएशन जो है एक वो पार्टिकल के जैसे व्यवहार कर रही है, ठीक है, तो लाइट के जो लाइट है वो तो इसका तो रेडिएशन ही नाम है ना, लेकिन वो पार्टिकल की जैसे भी बिहेवियर उसका है. तो व्हाई कांट द मैटर्स मटेरियल्स मैटर पदार्थ भी क्यों नहीं आपके वेव की जैसे व्यवहार कर सकती? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें डायफ्रैक्शन देखा गया फॉर द मैटर, फॉर द एनी काइंड, जैसे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो वहां पे आपका ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, वहां से प्रूफ हुआ कि यस the matters also have a property, है ना, wave nature. Metals have also, the materials also have a dual nature. They will act like a material matter or as well as a waves. So यहाँ पे वही concept है कि nature loves symmetry, and if radiation has two nature, the matter should also have two nature. यदि आपका रेडिएशन के पास वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, तो मैटर के पास भी तो मैटर तो उसका नेचर रहेगा ही, लेकिन उसके पास दूसरा भी नेचर होगा, that will be called wave nature, showed by the Young's double slit experiment. So let us, this was the concept given by him, and he wrote a formula, that's lambda, the wave associated with the matter, the wave associated with. अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए केस के लिए निकालूंगा कि वेवलेंथ क्या होगी. आप lambda is equals to h by p, that means h by mb, that m is the mass of the matter, ठीक है, for electron, for proton, whatever, ठीक है. So ये उन्होंने दिया, और h is the Planck constant and v is the velocity of the particle, having this mv is the momentum. Clear? तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि इस मास m के साथ जब वो मोशन करेगा v वेलोसिटी से, तो उसके साथ इस पर्टिकुलर ये जो लैम्डा है वो अटैच हो जाएगा. एंड this matter wave has something different kind of properties. Clear? तो ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ना ही this is a different kind of wave that is called matter waves, है ना, the wave associated with the matter. So he got this formula and he showed some different cases for electron, proton and so many other things. So यदि सपोज करिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यदि हम आप थर्मली उसको एजिटेट कर रहे हो, यू आर गिविंग सम टेम्परेचर, यू आर गिविंग सम हीट टू इट, then it is given by 3/2 kVt.
सो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर, सो 3/2 kVt। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, mv इज इक्वल्स टू √3m kVt आएगा। तो यहाँ पे जब mv की जगह में √3m kVt लिखोगे तो दिस l lambda is a function of temperature as well. Lambda is a function of temperature as well. With the increase in temperature, your lambda decreases. The matter wave associated with the this particle is less. समझ में आ रहा है? यदि आपका टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर यदि कम है, उस केस में आपका जो लैम्डा होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए सपोज करिए कि आप एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब हमारा कोई भी सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल जो है दैट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। व्हेन इफ वी हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन द मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ किस रेंज की वेवलेंथ एसोसिएट होती है, ठीक है। चलिए मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m इनटू v। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनटू v नॉट बताया था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू ev नॉट, ठीक है। आप इससे mv निकाल लो, mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2ev नॉट। और यदि यहाँ पे आप m स्क्वायर बनाना चाहते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2m ev नॉट, इतना, ठीक है। अब इसको mv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √2m ev नॉट। मतलब मोमेंटम mv क्या आ गया आपका? दैट इज h डिवाइडेड बाय √2m ev नॉट। कितना इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आया, ठीक है। सो यू कैन सी दैट and by solving it you can easily evaluate the value of lambda. You know the value of mass of the electron, E की वैल्यू पता है, V आप जितना प्रोवाइड कराना चाहोगे उसका, है ना। So you can easily evaluate this value of lambda. Clear? Very important concept. यदि आपको पता है इस V नॉट की वैल्यू तो आप इजीली पता कर सकते हो कि आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जो वेव एसोसिएटेड है किसी मैटर के साथ वो क्या होगा। You can easily evaluate for that, ठीक है। मैं इसको आपको बताता हूं। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या है? दिस इज 6.62 into 10 की पावर -34, क्लियर, डिवाइडेड बाय दिस रूट ऑफ 2 into m की वैल्यू होती है 9.1 into 10 की पावर -31, है ना, -31। e की वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर -19 एंड इट्स v नॉट। लेट अस पुट v नॉट एज इट इज, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12.27 into 10 की पावर -10 मीटर डिवाइडेड बाय दिस रूट ऑफ v। आपको v पता चल जाएगा, आप इजीली लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 किसकी टर्म में होता है? 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपको एक वैल्यू मिल गई कि आप लैम्डा इससे निकाल सकते हो किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है? आपने मूविंग इलेक्ट्रॉन के केस के लिए आपने ये चीज निकाल लिया। यदि मास ऑफ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास रख दोगे, ठीक है। उस केस में आपका ये टाइप का कंडीशन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है। यहाँ पे पूरी जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो ब्रांच है जो हम स्टडी करते हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना, and the base is the uncertainty principle, where we have any particle within, we are consider any particle within this matter wave, है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल कभी पार्टिकल यहाँ होगा, कभी पार्टिकल यहाँ होगा। तो there is always an uncertainty in the यदि आपको पोजीशन पता है तो उसको आपको मोमेंटम नहीं पता कर सकते एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली आपका मोमेंटम यदि पता चल गया तो आप उसकी एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है। दैट्स व्हाट इज स्टडीड एंड दैट इज द बेस फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। This is the validity for applying the quantum. This is यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तभी आप क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको मिला कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव किस तरीके से एसोसिएटेड होगी। वी कैन इजीली इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ दिस डी ब्रोगली's formula that the lambda is equals to 12.27 divided by root v for the electron case, and we can easily evaluate. This is the general formula that you can use, and for the different kind of particles the mass will change and the charge corresponding to that will can change, ठीक है। So this is what I wanted to tell you.